नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। संपत्ति को लेकर महिलाओं को क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में हर महिला, बहू, बेटी को पता होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति से जुड़े दरअसल कई अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हिंदू विधवा के मायके वालों को अजनबी नहीं कहा जा सकता है और उसकी संपत्ति उन्हें दी जा सकती है। एक और अहम फैसले में अदालत ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का। यह अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो। वहीं भारत में मुसलमानों के संपत्ति अधिकार सूचीबद्ध नहीं है। वो मुस्लिम कानून की दो संस्थाओं के तहत आते हैं, हनफी और शिया। भारत में ज्यादातर मुस्लिम हनफी या सुन्नी हैं। हनफी संस्था केवल उन रिश्तेदारों के वारिस के रूप में मानती है जिनका पुरुष के माध्यम से मृतक से संबंध होता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी आपको जानकारी देंगे। सर, स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी, आपको महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी कानूनी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279337 और एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और महिलाओं के संपत्ति को लेकर क्या कुछ अधिकार हैं, कानून क्या कुछ कहता है, इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। देखिए रिशु, हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है वो विशेष रूप से जो हिंदू पुरुष है और हिंदू जो महिला है, जब भी वो कोई भी जो उनकी संपत्ति होती है उस संपत्ति का जो जब उनके वो किसी वजह से विल नहीं कर पाते या कोई और वजह होती है और वो अगर उनका देहांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उनका उत्तराधिकार होता है, यानी कि उनका जो संपत्ति और संपत्ति का जो बंटवारा, अगर उसको सामान्य भाषा में हम समझें करें, संपत्ति का जो बंटवारा है उसका जो उत्तराधिकार है वो उत्तराधिकार किस प्रकार होगा, उसी के लिए जो है कोडिफाइड लॉ लाया गया जिसको हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बोलते हैं। यानी कि हिंदू जो संप्रदाय है, जैसे आप सब जानते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ है, ऐसी जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन उसी बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये डिफाइन कर रखा है किस प्रकार से जो मुस्लिम की संपत्ति बटेगी। इसी प्रकार जो हिंदू होता है, हिंदू पुरुष हो स्त्री हो, उनकी संपत्ति का बंटवारा उनकी मृत्यु के बाद किस प्रकार से होगा वो पूरे अधिनियम में उसको हिंदू लॉ के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उसको लाया गया, जिससे कि किसी भी तरह की जो भ्रांति है या किसी भी तरह का जो एक आपस में जो उसके बाद के जो उत्तराधिकार होते हैं उनका लड़ना वो खत्म हो सके। उसको एक हायरार्की दी गई, यानी एक उसका स्तर दिया गया कि पहले किसका अधिकार होगा, फिर अगर वो नहीं है तो किसका होगा, फिर किसका होगा। तो जिससे कि कानून में इस तरह से किसी प्रकार से जो संपत्ति को लेके उसके बंटवारे को लेके जो लड़ाई झगड़ा करना है, जो और किसी तरह के विवाद होने हैं, उन विवादों को रोका जा सके। सबसे बड़े इसमें जो काम है वो यही है जी। सर, इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार होता है। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो सिंपल सा ये कहता है, जब भी कोई पुरुष यानी जो पिता अगर उसका देहांत होता है और वो संपत्ति उसकी अपनी है, वो संपत्ति उसको पूर्वजों में मिली हुई नहीं, यानी ऐसी संपत्ति नहीं है जो कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली उस लॉ में नहीं है, या
उसको जो पूर्वजों से मिली संपत्ति नहीं, जो उस व्यक्ति की अर्न्ड प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति उसने कमाई है, अगर वो संपत्ति उसने कमाई है, वो संपत्ति उसके पास है और वो संपत्ति का अगर वो कोई बिल या कोई दस्तावेज करके नहीं गया है और उसके बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पुरुष की जो विधवा है, उसके सन, उसके डॉटर यानी उसके पुत्र, उसके पुत्रियां और उसकी विधवा, उन सबका उस संपत्ति के ऊपर बराबर का हक होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के दो बिटियां हैं, 2 बेटे हैं और उसकी पत्नी है, तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति है वो 5 हिस्सों में बांटी जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है, आपने जो प्रश्न किया कि जो बेटियां हैं, बेटियों का अधिकार भी उतना ही होगा जितना कि बाकी और जिनका जो संपत्ति पर अधिकार होगा। यानी जितना पुत्र का अधिकार होगा, जितना माता का अधिकार होगा, उतना ही अधिकार उनकी बेटियों का भी उस संपत्ति के ऊपर हिंदू जो उत्तराधिकार नियम के हिसाब से होगा। जी सर, ये तो यहाँ पर पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर बात हुई, लेकिन माँ की संपत्ति को लेकर भी हम समझना आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि क्या जो माँ के पास अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है उस पर भी बेटी का अधिकार उतना ही होता है या फिर नहीं? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब कोई पुरुष, कोई हिंदू पुरुष एक्सपायर होता है या उसकी मतलब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसकी विधवा, उसके सन, उसके डॉटर उसकी संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसी प्रकार जब कोई महिला, जब कोई किसी माँ या कोई महिला जो है वो जब उसकी मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका पति, जो उसका पति है, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां, उन तीनों का संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता है। यानी जो महिला है, अगर उसका मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो उसकी बेटियां हैं उनको संपत्ति पर पूर्ण रूप से बराबर वही अधिकार होगा जितना अधिकार उनके पिता का है या जितना अधिकार उनके भाई का है। ये हिंदू जो उत्तराधिकार नियम में बराबर का हिस्सेदारी की गई है। जी सर, इसके साथ ही हमारे तमाम दर्शकों को ये भी समझाएं, चल और अचल संपत्ति में बेटी के क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं? देखिए, जो चल संपत्ति है और अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति को जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्यादातर जो संपत्ति जिसको हम भूमि बोलते हैं या कोई मकान होता है, वो अचल संपत्ति होती है। उसके ऊपर जो अधिकार करना या अधिकार जताना या उसके ऊपर अधिकार को कायम करना या अधिकार को साबित करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो अचल संपत्ति होती है, उस अचल संपत्ति को साबित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको पहचानने के लिए अपने आप में बड़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी महिला, कोई महिला एक्सपायर होती है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके गहने जो हैं वो उसकी अचल संपत्ति हो गई। या मान लीजिए उसके अकाउंट में कुछ कैश जमा है, वो उसकी अचल संपत्ति हो गई। या उसके अकाउंट में कुछ मान लीजिए ड्राफ्ट कोई शेयर है, वो अचल संपत्ति हो गई। तो ये सारे के सारे जो अमाउंट होता है, इसको हम अचल संपत्ति बोलते हैं। इसको एक सक्सेशन का केस कोर्ट के अंदर फाइल होता है। उस सक्सेशन के अंदर जो अचल संपत्ति है, उसके लिए वो जो संपत्ति है उसको उसका हिस्सा लेने के लिए, जैसे चल संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में केस डाला जाता है, सूट फॉर पार्टीशन, ऐसे ही अचल संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए जो सक्सेशन का जो दावा है वो कोर्ट में फाइल किया जाता है कि एक संपत्ति के ये लोग सक्सेसर हैं, ये लोग उसके हिस्सेदार हैं। और उसके बाद उसकी पूरी प्रोसीडिंग होती है। कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ, अचल संपत्ति के ये लोग हिस्सेदार हैं। और जब सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट तैयार होता है, एसडीएम की रिपोर्ट आती है, उन सबको होने के बाद ये साबित होता है कि अमुक 1, 2, 3, 4 जो भी लोग हैं, केवल वही उस जिसकी मृत्यु हुई है उसके कानूनी वारिस हैं। तो उनको उस अचल संपत्ति के ऊपर भी उतना ही अधिकार, उसी रेशो से या उसी अनुपात में अधिकार मिलता है जितना कि चल संपत्ति को मिलता है। यानी चल और अचल संपत्ति में दोनों में अधिकार का जो अनुपात है वो बराबर है, लेकिन उस संपत्ति को लेने का जो तरीका है, कानूनी तरीका, दोनों का काफी अलग अलग होता है। जी, ये तो यहाँ पर सर बेटियों के अधिकार को लेकर अभी तक आपसे चर्चा हुई, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो गई है, किसी महिला की अगर मृत्यु हुई, उसके बाद अगर पुरुष दूसरी शादी करता है, तो क्या दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में उतने ही अधिकार होते हैं जितना पहले पत्नी के होते हैं? देखिए, जब एक पुरुष और एक महिला का विवाह होता है तो उस महिला के जो अधिकार होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं?
उस महिला के जो अधिकार होते हैं उस पुरुष की संपत्ति पर तब तक नहीं आते जब तक वो पुरुष जीवित रहता है। अगर वो पुरुष जीवित है और वो संपत्ति उसकी अर्न की गई है, उसकी अपनी कमाई हुई संपत्ति है, तो उसके ऊपर वो महिला जो है किसी संपत्ति का दावा नहीं कर सकती, यानी कि उस संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा सकती। केवल वो अधिकार का दावा तभी कर सकती है जब उसका पति बिना कोई बिल किए, किसी और के नाम बिल किए, वसीयत किए या कोई और दस्तावेज किए उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी उस संपत्ति पे अधिकार वो कर सकती है। अब सवाल होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ जो है अगर उसका डिवोर्स हो गया है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति का उसकी महिला से डिवोर्स नहीं हुआ और उसे फिर भी दूसरी शादी कर लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब हम बात करते हैं पहली स्थिति। अगर एक व्यक्ति ने दूसरी महिला से पहली महिला को डिवोर्स दे दिया है और दूसरी महिला से डिवोर्स देने के बाद शादी कर ली है, तो ऐसी स्थिति में पहली महिला के सारे अधिकार जो हैं, जो कम से कम संपत्ति संबंधित थे, जो अगर भरण पोषण का अगर कोई कोर्ट ने दावा ऑर्डर कर रखा है, इसके अलावा 125 में कोई 125 CRPC में जो ऑर्डर कर रखा है भरण पोषण में, इसके अलावा संपत्ति के सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं। और नई पत्नी होती है उसके अधिकार जो है उस समय सारे के सारे नए अधिकार उसको जागृत हो जाते हैं, वो सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं जी। एक बात। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अगर कोई व्यक्ति ने अपनी पत्नी के रहते कोई किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और वो अगर वो व्यक्ति मान लीजिए वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तब क्या होगा, या भरण पोषण के अधिकार पे क्या होगा, या उसके और बच्चे हो जाते हैं तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम लोग कानून में पढ़ते हैं कि जो संबंध है वो हो सकता है अनैतिक हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो हमेशा नैतिक होते हैं। उनको जो अगर किसी इस संबंध से कोई बच्चा पैदा हुआ तो सारे के सारे जो अधिकार होंगे उस बच्चे के सारे अधिकार वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहली पत्नी के साथ है। एक बात। दूसरी बात, जो और संपत्ति का अधिकार हम बात करते हैं, तो क्योंकि एक अगर हिंदू महिला की हम बात करते हैं तो हिंदू पुरुष एक दूसरी महिला से अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता, और वो विवाह जो है वो अवैध माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। इसके चलते दूसरी जब गैर कानूनी माना जाएगा तो जब विवाह गैर कानूनी होगा तो ऐसी स्थिति में कोई अधिकार भी उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे सारे अधिकार जो उनके गैर कानूनी, केवल जो भरण पोषण के अधिकार सीमित अधिकार तक जो है उसके बच्चे क्लेम कर सकते हैं, या उस संपत्ति में वो बच्चे क्लेम कर सकते हैं जो उस ब्रेडलॉक से पैदा हुए हैं। तो ये दोनों स्थितियों में पहली महिला के अधिकारों को हमने देखना है कि पहली महिला के अधिकार अगर शादी रहते, अगर शादी नहीं टूटी है तो उसके अधिकार दूसरी महिला से ज्यादा हो। और आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति पर अधिकारों को लेकर, महिलाओं की प्रॉपर्टी पर क्या कुछ अधिकार होते हैं, इस विषय में हमें कानूनी जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता ऋषिपाल जी। सर ये भी बताएं, क्योंकि अक्सर ये तो हमने देखा ही है कि जो माँ बाप की संपत्ति है वो बच्चों के पास कहीं ना कहीं आती है, लेकिन क्या जो बेटे की प्रॉपर्टी है जो उसने खुद अर्जित की है, क्या उस पर भी माँ का अधिकार, पिता का अधिकार हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति पर उसकी जो विधवा, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियों का उत्तराधिकार में उसका अधिकार आता है। उनके खुद के माता पिता का अधिकार संपत्ति पर उत्तराधिकार में नहीं आता, क्योंकि वो माता पिता को बेटा को उत्तराधिकार नहीं दे रहा। बेटे का उत्तराधिकार माता पिता नहीं है, माता पिता का उत्तराधिकार जो है बेटा हो सकता है, उनका उत्तराधिकारी बेटा हो सकता है, लेकिन बेटे का उत्तराधिकारी माता पिता नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है कोई बेटा है और उस बेटे के ने शादी नहीं की है, अगर शादी नहीं की है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी संपत्ति है फिर माता पिता के नाम वो चली जाएगी, माता पिता के पास चली जाएगी। अगर उसे शादी नहीं किया, उसके बच्चे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर लेकिन उसने शादी कर रखी है, उसकी पत्नी है और वो विधवा हो गई है, या उसके बच्चे बेटा बेटी कोई बच्चे हैं उसके, तो उस स्थिति में अगर बच्चे नहीं है तो सारी की सारी संपत्ति विधवा के पास जाएगी। और अगर मान लीजिए उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो उसकी विधवा, उसकी जो पुत्र पुत्रियां, उनके पास वो संपत्ति वापस जाएगी, लेकिन माता पिता के पास नहीं जाएगी। केवल उसी स्थिति में जाएगी जब उसकी शादी न हुई है।
जी। सर, इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पति को जो वेतन मिलता है, क्या उस पर भी पत्नी का कोई कानूनी अधिकार होता है? देखिए, पति को जो वेतन मिलता है और जब पति उस पत्नी का भरण पोषण पूरा नहीं करता, यानी उसको गुजारा भत्ता नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो कानून है, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा 125 सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन है मुआवजे का, वो भरण पोषण का क्लेम किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑर्डर करता है कि पति को कि भाई ये आपको ऑर्डर किया जाता है कि इतना जो है आपको भरण पोषण का अधिकार पत्नी को देना है। पति उसके बाद भी वो पति ऐसा करता है कि उसको भरण पोषण का अधिकार नहीं देता, और वो जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है वो अमाउंट भी उसको नहीं देता, एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद भी नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में महिला को यह अधिकार होता है कि कंसर्न कोर्ट के अंदर वो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन को मूव करके जो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी में उस पार्ट को अटैच करा सकती है। जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और कोर्ट ने उसका जो महिला का जो खर्चा है वो 20,000 रुपए तय किया है, तो वो कोर्ट उसको डायरेक्शन कर सकता है कि उसकी सैलरी 20,000 रुपए अटैच हो जाएगी, और वो 20,000 रुपए जो है वो कोर्ट के द्वारा उस महिला के अकाउंट में डायरेक्ट चली जाएंगी। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो महिला है उसको कंसर्न कोर्ट में मूव करनी पड़ेगी। मूव करने से पहले उसको ऑर्डर पास कराना पड़ेगा, कम से कम इंटरिम ऑर्डर हो, उस इंटरिम ऑर्डर के अंदर उसका गुजारा भत्ता तय हो गया हो, और वो उस इंटरिम ऑर्डर को गुजारा भत्ता होने के बाद भी फॉलो ना कर रहा हो, तभी उस स्थिति में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका, जहाँ पे वो नौकरी करता है, वहां पर उसके वेतन को अटैच करने की कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। जी, ये तो आपने सर गुजारा भत्ता को लेकर यहाँ पर जानकारी दी, लेकिन आपसे ये भी यहाँ समझना चाहेंगे, मुस्लिम निजी कानून के तहत पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का क्या कुछ हक होता है? देखिए, जो हम बात करते हैं कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो जिस तरह से हमारे यहाँ पुत्र पुत्रियों का या पत्नी का जो अधिकार है, वो अधिकार बराबर का अधिकार है, वहाँ पर वो अधिकार बराबर का अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो खामियां हैं या वो बराबरी का अधिकार पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिविल लॉ की, हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर यूनिवर्सल सिविल लॉ होना चाहिए और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको सभी धर्मों के अंदर जो ये संपत्ति के अधिकार बराबर होने चाहिए। लेकिन अभी भी जो महिला होती है, वहाँ पर पत्नियां जो होती है या बेटियां जो होती है, उनको जो अधिकार होता है वो पुरुष के अधिकार से आधा अधिकार दिया जाता है। यानी कि अगर बेटे को उसके अंदर संपत्ति के अंदर मान लो 30% का अधिकार मिलेगा, तो उस महिला को उसके अंदर 15% का, उससे आधा अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि तलाक के मामले में संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है? देखिए, जब तलाक का केस कोर्ट में फाइल होता है, तो सामान्य रूप से जब कोर्ट में तलाक का जो अपना ग्राउंड होता है, जिसको जो भी ग्राउंड कोर्ट में आपने किसी भी व्यक्ति ने लगाए हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर तलाक का जो दावा होता है वो फाइनल किया जाता है। लेकिन तलाक के दावे के साथ साथ सेक्शन 25, सेक्शन 24 जब तक दावा चल रहा है, और जब दावे के बाद आप परमानेंट एलिमनी के लिए आप पिटीशन लगा सकते हैं कि आप तलाक चाहते हैं और परमानेंट एक एलिमनी दी जाए जिससे कि उसका गुजारा भत्ता हो सके। वो जो परमानेंट एलिमनी होती है वो सारी बातों पर निर्भर करके होती है कि पति पत्नी के बीच की संपत्ति है वो कितनी संपत्ति है, पति पत्नी के बीच में संपत्ति, जो कमाई हुई संपत्ति किसने कमाई है, जो पति की संपत्ति वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो नहीं है, पति कितना गुजारा भत्ता दे रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के उसका जो निर्धारण है वो हर केस का अलग अलग होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्धन है तो उनका कम में डिसाइड होता है, अगर कोई धनी व्यक्ति है तो उनका बहुत ज्यादा डिसाइड होता है। लेकिन बहुत सारी बात हमारे लिए अच्छा है कि हमारे देश में जैसे परिवार जो न्यायालय चलते हैं वो बहुत सारी चीजें चलती है कि मीडिएशन हो जाए, पार्टी का काउंसलिंग हो जाए और वो पार्टी खुद डिसाइड कर लें। तो बहुत हद तक 90% जो केसेस होती है वो केस जो है वो मीडिएशन के अंदर या काउंसलिंग के अंदर डिसाइड होते हैं, और वो खुद ये निर्भर करते हैं कि हम संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करेंगे। लेकिन संपत्ति का बंटवारा कोर्ट में जो डिवोर्स केस में वैसे नहीं होता जितना
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में या बंटवारे के अंदर होता है, वहाँ पे बहुत कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। पत्नी का अधिकार जो है, पति की संपत्ति में वैसा जब तक पति जिंदा है, जो उसकी कमाई संपत्ति है, तब तक उसका उस पर अधिकार जो उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता, केवल खर्चे का अधिकार होता है, और वो केवल खर्चे के अधिकार को क्लेम कर सकती है, वो ऐसे कोई शेयर को क्लेम नहीं कर सकती। जी सर, तमाम महिलाएं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।